एवरीवन। तो आज का जो हमारा ये क्लास है उसमें 12th क्लास के सोशियोलॉजी के चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो ये रहा हमारा स्क्रीन। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वो है, सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक कानून पास हुआ था? तो सबसे पहले 1988 में भ्रष्टाचार निरोधक कानून पास किया गया था। उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है, बिहार में बेरोजगारी भत्ता के रूप में बेरोजगारों को कितनी राशि दी जाती है? तो बिहार में ऐसी व्यवस्था है कि 12th पास जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनको कि कोई रोजगार नहीं है, उन्हें हर महीने कुछ राशि सरकार के द्वारा दी जाती है बेरोजगारी भत्ता के रूप में। तो ये जो राशि होती है वो होती है 1000 रुपये। ये राशि 1000 रुपये हर महीने बेरोजगारों को दी जाती है बेरोजगारी भत्ता के रूप में। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार किस दशा से संबंधित होता है? तो सार्वजनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार होता है वो हमारे नैतिक पतन से संबंधित होता है। हम कैसे कहते हैं कि वो कोई इंसान ऐसा है जो कि भ्रष्टाचार कर रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो जब उसका नैतिक पतन होता है तो वो भ्रष्टाचार के क्षेत्र में होता है। तो नैतिक पतन है, यानी जब हमारी मोरालिटी गिरती है तो हम भ्रष्टाचार करते हैं। भारत में जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है, भारत में राष्ट्रीय एकता में कौन से कारक बाधक होते हैं? तो राष्ट्रीय एकता में कई ऐसे कारक हैं जो बाधक बने हुए हैं हमारे राष्ट्र निर्माण में, हमारे भारतीय एकीकरण में। कुछ ऐसे कारक हैं जो कि, और सिर्फ एक नहीं है, इसमें बहुत हैं। तो अगर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, धर्मांधता, तो अगर ये तीनों ऑप्शन में दिए होंगे तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी ये चौथा नंबर जो क्वेश्चन आंसर होता है, ऑप्शन होता है, उसमें हम देंगे उपयुक्त सभी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मांधता। तो सबसे पहले जातिवाद है क्या? तो जातिवाद का मतलब होता है अपनी जाति के प्रति ज़्यादा सम्मान और दूसरी जाति के प्रति जो भावना है वो हमारी अच्छी नहीं होती है। जातिवाद, अपनी जाति को सपोर्ट करना, अपनी जाति के पक्ष में रहना। इसके बाद क्षेत्रवाद, तो अपने क्षेत्र की एकता को देखना, अपने क्षेत्र को देखना, अपने क्षेत्र के विकास हेतु कार्य करना। उसके बाद जो हमारा धर्मांधता हो, धर्मांधता का मतलब यहाँ पे सांप्रदायिकता से भी लिया जा सकता है कि यानी धर्म हमें एक होना सिखाता है, लेकिन यहाँ पे धर्मांधता से हमारा जो तात्पर्य है वो है कि धर्म के प्रति अंधविश्वास, जो हमारा अंध रूप से हम धर्म में विश्वास किए हुए हैं और अपने धर्म को ऊंचा समझ रहे हैं, दूसरे के धर्म को नहीं समझ, तो ये सामाजिक विभिन्नता लाती है, ये समाज में एकता में जो एकता के मार्ग में बाधक का काम करती है। तो ये तीनों चीज़ें, जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्मांधता। और हाँ, एक बात और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर 3 में से कोई एक भी रहा तो आपका आंसर यही होगा, जातिवाद या क्षेत्रवाद या धर्मांधता। लेकिन अगर तीनों ऑप्शन में दिए हुए हैं तो आपका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद जो हमारा 5वां प्रश्न है वो है, प्रजातंत्र की विशेषता क्या है? तो प्रजातंत्र हमारे भारत में अपने आप में बहुत महत्व रखता है प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र की जो मुख्य विशेषता है वो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो है समानता, यानी सबको समान अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार, मत देने का अधिकार, सबको समानता की दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति से हों। दूसरा होता है मताधिकार, जनता को मताधिकार। हम कहते हैं प्रजातंत्र क्या है? तो जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो प्रजातंत्र को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो मताधिकार, चूँकि सबको मत देने का अधिकार होता है तो उसमें मताधिकार होता है सबको, और ये इसकी एक खास विशेषता है। और तीसरी विशेषता होती है प्रेस की स्वतंत्रता। इसकी अन्य भी विशेषताएं होती हैं, लेकिन चूँकि हमारा जो ऑप्शन होता है वो 4 ही होता है और ये 3 दिया रहेगा आपके ऑप्शन में, तो आप इसमें उपयुक्त सभी करेंगे। यानी ये तीनों विशेषताओं की मैंने चर्चा की है इसीलिए यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा छठा प्रश्न है वो है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार जो होता है वो
जो हमें हर चीज़ जानने का राइट है। सूचना का अधिकार मतलब हमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। आम जनता जो होते हैं उन्हें किसी भी क्षेत्र से संबंधित अगर उनकी शिकायत होती है या उन्हें कुछ जानना होता है तो वो सूचना के अधिकार के तहत उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो चुका है। पितृसत्ता, जो हमारा 7वां प्रश्न है वो है, पितृसत्ता में परंपरा और व्यवहार के नियमों द्वारा किसकी शक्ति अधिक होती है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज में जो पितृसत्ता होती है उसमें पुरुषों की प्रधानता होती है। कभी भी पितृसत्ता जो हमारी सोसाइटी होती है, पितृसत्ता वाला जो व्यवहार अपनाया जाता है, जहाँ पे जो पुरुष होते हैं उनकी प्रधानता होती है, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। पुरुषों में जो शक्ति होती है वो महिलाओं की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। भारत के किस राज्य में एड्स के पहले मरीज की सूचना मिली? तो सबसे पहले गुजरात में 1986 में एड्स के मरीज की सूचना भी मिली और वहीं से एड्स निरोधक जो एड्स से बचाव के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाने शुरू किए गए। उसके बाद जो हमारा ये 9वां प्रश्न है वो है विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम एक्ट, जिसको कि हम फेरा कहते हैं। विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम एक्ट फेरा FERA, फेरा कानून किससे संबंधित है? तो फेरा जो कानून है वो 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी, फेरा कानून की, जिसका कि संबंध विदेशी जो मुद्राएं होती हैं। तो सबसे पहले तो इसको समझ ले कि अभी उदारीकरण के समय पे हम काफ़ी मॉडर्न हो चुके हैं और उदारीकरण के समय में हम व्यापार अन्य देशों से भी करते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ की मुद्रा भी हम लाते हैं वहाँ से, तो या वहाँ की मुद्रा यहाँ पे लगाई जाती है या हम अपनी मुद्रा को वहाँ पे लगाते हैं, तभी हम व्यापार करते हैं। तो वहाँ तो इससे जो ये फेरा जो अधिनियम होता है, इसके तहत जो विदेशी मुद्रा संसाधन, जो विदेशी मुद्रा जिसके तहत होते हैं, तो उनका संरक्षण किया, यानी कि यहाँ पे काला बाजारी, काला धन जो कि इकट्ठा किया जा सकता है उसमें रोक लगाया जाता है। तो जो विदेशी जो फेरा जो कानून होता है वो काला धन संबंधी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी इस कानून का ये किया गया, शुरुआत किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो विदेशी मुद्रा संसाधनों का संरक्षण और उसका उचित उपयोग यानी उसके अनुचित उपयोग को रोकना भी फेरा कानून का कार्य है। 10वें नंबर पर जो हमारा प्रश्न है वो है भारत में सांस्कृतिक विरासत किस दशा से संबंधित है? तो भारत में जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो समन्वित संस्कृति से संबंधित है। यहाँ पे इसका मतलब है कि भारत में समन्वित संस्कृति यानी प्रत्येक कई तरह की संस्कृति में यहाँ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कई क्षेत्र हैं, कई राज्य, वहाँ अलग अलग संस्कृति होती है, लेकिन सभी संस्कृति के लोग एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। तो सभी तरह की संस्कृति यहाँ पे मिली जुली होती है। तो यहाँ पे भारत में जो संस्कृति होती है वो समन्वित संस्कृति होती है और इसे हम लोग सांस्कृतिक विरासत के रूप में हम दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। उसके बाद जो हमारा ये प्रश्न है 11वां नंबर, वो है स्वतंत्र व्यापार की नीति किस दशा से संबंधित है? तो स्वतंत्र व्यापार की नीति उदारीकरण से संबंधित होती है। उसके बाद जो हमारा प्रश्न है वो है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है? तो सांस्कृतिक विलंबना, जिसको कि इंग्लिश में हम कल्चरल लैग कहते हैं, तो इसकी अवधारणा विलियम फील्डिंग ऑकबर्न ने दी है। इनको हम शॉर्ट में सिर्फ ऑकबर्न भी कहते हैं। विलियम फील्डिंग ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं या जो नहीं भी जानते वो समझ लें कि सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ जो ऑकबर्न ने बताया है वो कहा है कि संस्कृति के जो दो तत्व होते हैं, भौतिक और अभौतिक तत्व, इसमें से अगर कोई एक पिछड़ जाए और एक आगे बढ़ जाए तो इसे जो बीच में गैप बनता है इसे हम सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। या फिर अगर भौतिक पक्ष में ही अगर किसी दो तत्व में जब अगर कोई आगे निकल जाए और कुछ पीछे हो जाए तो इसे हम
सांस्कृतिक विलंबना भी कहते हैं। भौतिक पक्ष में भी, केवल भौतिक पक्ष में भी सांस्कृतिक विलंबना हो सकता है और भौतिक और अभौतिक दोनों पक्ष में भी सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को समझा जा सकता है। तो जब मैं यहाँ पे सांस्कृतिक विलंबना के बारे में जब क्लास लूँगी तो मैं विस्तार से बता दूँगी आप लोगों को। फिलहाल अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जान रहे हैं तो हम इतना जान लें कि सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा विलियम फील्डिंग ऑकबर्न ने दी है। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है वो है 13वां नंबर, जिसमें कि प्रश्न किया गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जाति के आधार पर सभी तरह के भेदभावों को समाप्त कर दिया गया है। तो ये जो अनुच्छेद 3 अनुच्छेद हैं, जिसमें कि अनुच्छेद 15, 16 और 29 तीनों आते हैं, जिसमें कि जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है और ऐसा करने पे सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। तो अगर हमारे आंसर में जो हमारा विकल्प दिया रहेगा उसमें अगर अनुच्छेद 15 सिर्फ केवल अनुच्छेद 15 रहा, 16 और 29 की बात नहीं कही गई, तो हम अनुच्छेद 15 को भी टिक कर सकते हैं। अगर तीनों दिया हुआ है, अगर अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29 दिया हुआ है, तो हम वहाँ पे उपयुक्त सभी जो हमारा आंसर होगा वो होगा। या अगर अनुच्छेद 16 दिया हो या अगर केवल अनुच्छेद 29 दिया हो तो ये आंसर सही हो। तो इसमें मैंने इसीलिए तीनों अनुच्छेद के बारे में आप लोगों को बता दिया है कि अनुच्छेद 15, 16 और 29 में किसी तरह के जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है। उसके बाद जो हमारा ये 14वां प्रश्न है वो है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो पहला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश था। भारत में पहली बार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग हुआ था 1953 में। 15वें नंबर पर जो हमारा प्रश्न है वो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा कब बना। अब मैंने एक प्रश्न की चर्चा की फेरा, तो फेरा के बारे में मैंने बताया कि 1973 में ये शुरू किया गया था और जो ये फेमा है उसी का दूसरा रूप ये फेमा है। फेरा ख़त्म करके फेमा अधिनियम को अपनाया गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इस फेरा से फेमा को हस्तांतरित कर दिया था। फेरा कानून का नाम बदलकर फेमा किया गया, जिसका कि फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और फेरा का फुल फॉर्म होता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा और फेमा, तो फेरा का ही नाम बदलकर फेमा किया गया और उसमें कुछ नियमों को संशोधित भी किया गया। तो इसके बाद जो हमारा प्रश्न है वो है, तो इसका जो आंसर है वो है 1999। फेमा कब बना, तो फेरा के जगह पर फेमा बना वो 99 में बना। इसके बाद जो हमारा 16 नंबर पे प्रश्न है वो है बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून कब लागू हुआ। तो इसके बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, 1 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू हो गया। 17 नंबर पर जो हमारा प्रश्न है वो है सोशल चेंज पुस्तक के लेखक कौन है। तो सोशल चेंज पुस्तक के लेखक हैं विलियम फील्डिंग ऑकबर्न। इसमें इस प्रश्न की चर्चा इसलिए की गई है कि इसके पहले कुछ प्रश्नों के पहले जब मैं एक प्रश्न आया था कि कल्चरल लैग सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी है, तो वो ऑकबर्न ने दी है और इसी सोशल चेंज जो पुस्तक उन्होंने लिखी इसी में उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा की चर्चा की है, अवधारणा दी है। तो विलियम फील्डिंग ऑकबर्न ने सोशल चेंज नामक पुस्तक में ही सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को समझाया है। उसके बाद जो हमारा 18 नंबर पर प्रश्न है वो है क्षेत्रवाद किस रूप में देशभक्ति का एक विघटित स्वरूप है। तो ये स्थानीय रूप में देशभक्ति करता है। क्षेत्रवाद यानी कि अपने क्षेत्र के प्रति ज़्यादा जागरूक होना, अपने क्षेत्र के विकास हेतु सोचना, अपने क्षेत्र में संकुचित रूप से अपने क्षेत्र को बस देखना। तो यहाँ पे स्थानीय रूप से देशभक्ति तो होती है लेकिन वो स्थानीय रूप से होती है। उसके बाद जो हमारा 19 नंबर पे जो प्रश्न है वो है क्षेत्रवाद के प्रभाव में वृद्धि किस विरासत में भिन्नता से होती है। तो क्षेत्रवाद के प्रभाव में जो वृद्धि होती है वो सांस्कृतिक प्रभाव से होती है, यानी प्रत्येक क्षेत्र की संस्कृति अलग अलग होती है और अपनी संस्कृति के द्वारा एक क्षेत्र के लोग आपस में पहचाने जाते हैं या दूसरों से पहचाने जाते हैं, तो वो अपनी संस्कृति के आधार पर अपने को दूसरों से भिन्न करते हैं।
और ये क्षेत्रवाद के प्रभाव में भी वृद्धि करती है। उसके जो हमारा 20 नंबर और सबसे अंतिम प्रश्न है वो है, संस्कृति के कितने तत्व हैं? तो संस्कृति के 2 पक्षों की चर्चा हमेशा की जाती है। वो 2 पक्ष होते हैं, भौतिक तत्व और अभौतिक। अभौतिक तत्व वे होते हैं जिन्हें कि हम अभौतिक तत्व वे होते हैं जिन्हें कि हम नहीं देख सकते हैं, जैसे हमारा कानून, नियम, मूल्य, हमारा हंसने बोलने का तरीका, भाषा, ये सब कुछ हमारा अभौतिक तत्व है जिसे कि हम देख नहीं सकते हैं। केवल मानव होने के नाते हम उसे सीखते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने व्यवहार में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। लेकिन भौतिक तत्व के अंतर्गत वे चीज़ आते हैं जो कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनी संस्कृति के अनुसार उसे बनाते हैं, वो हमारी भौतिक संस्कृति होती है। जैसे कपड़े पहनना, जैसे कपड़े हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो कपड़ा हमारी भौतिक संस्कृति में आती है क्योंकि कपड़े को हम देख सकते हैं। जैसे कि खाना, हमारी संस्कृति में खाना भी एक ये है कि किस जगह पे किस तरह के खाना खाया जाता है, तो वो भी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा होता है। तो भौतिक तत्व जिसको कि हम देख सकते हैं और अभौतिक तत्व जिसको कि हम नहीं देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको मेरा क्लास समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे मदद मिल सके। और अगर आपको इससे संबंधित कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगी। इसके साथ ही आप मुझे मेरे email ID पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगली क्लास के लिए वेट कर लें। थैंक यू।